हेलो दोस्तों, आपके अपने एकमात्र चैनल टी10 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अधिकतम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टी10 क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जिस समय कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। यदि आप चाहें तो टी10 क्लास को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपको मात्र 2 स्टेप फॉलो करने होंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए गए हैं। तो आपको उस प्रश्न का उत्तर मात्र 5 मिनट में सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में आ ही गए हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वादा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप इंटरेस्ट लीजिए। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपकी परीक्षा में इनमें से अधिकतम प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन द्वारा, मुद्रण द्वारा, चित्र द्वारा या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि अदर ऑप्शंस क्यों गलत हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 जो होता है, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 उन लोगों को दिया जाता है जो किसी अपराध में आरोपी हों। तो आपका जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है ये भी गलत है, सीधा सीधा। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद 21 के अनुसार क्या होता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 के अनुसार सभी व्यक्तियों को समान रूप से जीवन जीने दिए जाने और किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती ना किया जाए। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर होगा इसलिए। तो अब जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो अनुच्छेद 19 होगा, ऑप्शन ए। तो दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पंथनिरपेक्षता, बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद, डी गणतंत्र। तो दोस्तों, ऑप्शन ए पंथनिरपेक्षता जो दिया है ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि पंथनिरपेक्षता में राज्य की दृष्टि में सभी धर्म को क्या बताया गया? समान बताया गया है। ये नहीं कि किसी एक धर्म को माना जाएगा, सभी धर्म को क्या माना जाएगा? समान माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन ए है ये गलत है। अब हम ध्यान दे लेते हैं कि प्रजातंत्र क्या है। तो दोस्तों, प्रजातंत्र जो है ये अंग्रेजी में इसे हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डेमोक्रेसी के नाम से। और जो डेमोक्रेसी है ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किसके? डेमोस और क्रैटिल। अब डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता होता है। और क्रैटिल का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनता की जो शक्ति है वो क्या है? प्रजातंत्र है। भैया क्या है? जनता की शक्ति प्रजातंत्र है भैया, जनता की शक्ति। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो प्रस्तावना का प्रावधान होगा वो क्या होगा? प्रजातंत्र होगा, जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं समाजवाद क्या है। दोस्तों, समाजवाद का तात्पर्य है कि व्यक्ति नियंत्रण की जगह सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट होगा। अब हम ध्यान दे लेते हैं किस पे? गणतंत्र पर। दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा गणतंत्र है ये हमारा गणतंत्र कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये तो हमारे ख्याल से सभी जानते होंगे। और हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ये सब तो सभी जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रजातंत्र होगा। प्रजातंत्र जो है ये प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर।
तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 41वें, बी 42वें, सी 43वें, डी 44वें। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 42वें। मतलब कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने समाजवाद के बारे में आपको बता ही दिया है कि समाजवाद का तात्पर्य है कि व्यक्ति नियंत्रण की जगह सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। धर्मनिरपेक्ष के बारे में अब हम आपको बताएंगे कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक और मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की क्या है, छूट है। पूरी आजादी से मानने की छूट है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे ये प्रश्न न पूछकर यदि पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में मात्र दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। आपको चार ही ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से तीन कोई और शब्द होंगे और एक शब्द या तो ये होगा, एक शब्द या तो ये हो सकता है। तो आपके ऑप्शन में यदि ये आता है तो इस पे टिक करिएगा, समाजवादी, और यदि आपके ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष आता है तो आप धर्मनिरपेक्ष पे टिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन ए 146, बी 147, सी 148, डी 149। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मतलब कि 148। आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होता है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला है? तो इन्होंने अपना कार्यभार 8 अगस्त 2020 को संभाला है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला है? 8 अगस्त 2020 को। अब एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब आपसे एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो आपको जब पूछेगा कि भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे, तो आपको बताना होगा वी नर हरि राव। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब प्रथम पूछेगा तो वी नर हरि राव बताइएगा, यदि वर्तमान पूछता है तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, मतलब कि 11वीं। कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है दोस्तों, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अब यदि आपसे पूछ लेता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बताएंगे 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। यदि आपसे ये ना पूछकर पूछ लेता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो तब आप क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। कितना बताएंगे आप? 8 बताएंगे। मान लीजिए आपसे ये भी नहीं पूछता है, पूछ लेता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तब भी आप क्या बताएंगे? 8 ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों,
अब आइए देखते हैं छठवां प्रश्न क्या है। दोस्तों छठवां प्रश्न की भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए दिया है जन्म द्वारा, बी देशीयकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों जन्म द्वारा आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है, देशीयकरण द्वारा भी आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ऑप्शन सी दिया है कि किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, तब भी आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। लेकिन भारतीय बैंक में केवल धन जमा करके आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो प्रश्न क्या पूछा गया था हमसे कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता हमें कैसे नहीं प्राप्त होगी? केवल भारतीय बैंक में धन जमा करके आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सातवें प्रश्न। तो सातवां प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी दिया है ये करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 76 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कि मतलब कि भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद से संबंधित होती है? तो अनुच्छेद 76 से संबंधित होती है। अब हम जान लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता कौन है। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब हम जान लेते हैं अनुच्छेद 76 होता क्या है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होता क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्थ किसी व्यक्ति को क्या करता है? भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब भारत का महान्यायवादी वही बन सकता है जिसके अंदर न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। क्या हो? न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ठीक है दोस्तों, तो न्यायाधीश वही बन पाएगा जिसके अंदर न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। अब दोस्तों भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का क्या होता है? मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक चीज और आपको बता दें कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, जो भारत देश का महान्यायवादी होता है, उसका कर्तव्य होता है कि कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को क्या दे? कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह दे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं आठवें प्रश्न पे। दोस्तों आठवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मतलब कि सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी, कौन सा? अस्थायी सदस्य चुना गया था। इन्होंने 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की क्या थी? पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की थी पहली बैठक की? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है दोस्तों, अब तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। कब किया था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं नौवें प्रश्न पर। प्रश्न है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332, डी अनुच्छेद 333। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 333 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद 333 के अंतर्गत होता क्या है। तो भैया अनुच्छेद 333 में जो प्रावधान बताया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि राज्यपाल को लगे कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय, कौन? आंग्ल भारतीय राज्य की
राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय कौन? आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के किसी एक सदस्य को विधानसभा में क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। कौन कर सकता है मनोनीत? राज्यपाल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 331 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 331 में जो प्रावधान है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, कितने आंग्ल भारतीय? 2 आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीय, कितने आंग्ल भारतीय? 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप तो जान ही गए हैं, कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 333। आइए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों वैसे तो हमारे मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संशोधन, कौन सा संशोधन? 44वें संशोधन के अंतर्गत, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार, कौन से अधिकार? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद किसमें? 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकारों के रूप में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो संपत्ति का अधिकार है ये हट गया है। अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं जो निम्न रूप से बताए गए हैं आपको कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो चौथा है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और जो 5वां बताया गया है आपको कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और 6वां आपका कुछ विधियों की व्यावृत्ति का अधिकार, और जो 7वां होगा वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। तो आपके जो मौलिक अधिकार अब हैं वो मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं, अब नहीं है 7 मौलिक अधिकार, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हट चुका है। दोस्तों 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए 1972 ईस्वी, बी 1976 ईस्वी, सी 1977 ईस्वी, डी 1978 ईस्वी। तो दोस्तों आप हमारे ख्याल से जानते होंगे कि जो मूल कर्तव्य हैं ये संविधान में पहले से नहीं थे। मूल कर्तव्य जो है हमारे, ये संविधान में पहले से नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन, कौन सा संशोधन? 42वें संशोधन, जो मूल कर्तव्य है ये 42वें संशोधन में इसे जोड़ा गया है। और अब इसमें पूछा गया कि किस सन में जोड़ा गया है, तो इसे 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। तो मतलब कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1976। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं अगले। दोस्तों 12वां प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए न्यायपालिका, बी विधान पालिका, सी चुनाव आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका, जो न्यायपालिका होता है दोस्तों ये कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो न्यायपालिका के बारे में अब मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं आपको। दोस्तों जो न्यायपालिका होता है ये जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। कौन? न्यायपालिका। आप जानते होंगे कि जनतंत्र के 3 प्रमुख अंग होते हैं, उनमें से एक न्यायपालिका भी होता है, और जो 2 अंग और होते हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कार्यपालिका होता है, एक कार्यपालिका होता है, और एक और जो होता है उसे हम व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो न्यायपालिका होता है ये विवादों को सुलझाने का भी कार्य करता है। किसको सुलझाने का कार्य करता है? विवादों को। और विवाद को तो छोड़िए ही, अपराधों को भी कम करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो न्यायपालिका होती है वो सबको समान न्याय सुनिश्चित करता है। कौन? न्यायपालिका।
आप एक चीज और जानते होंगे कि जो न्यायपालिका होता है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय होता है। किसके अंतर्गत? न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भी होता है एवं उसके अधीन विभिन्न न्यायालय होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं कि 13वां प्रश्न क्या है। दोस्तों 13वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 4। मतलब कि वर्तमान समय में भारत में 4 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? 4 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्षेत्रीय परिषद होता है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा गठन किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अब मान लीजिए आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता है कि क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1956 में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो क्षेत्रीय परिषद होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। कौन करता है अध्यक्षता? केंद्रीय गृह मंत्री। जो क्षेत्रीय परिषद होता है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। दोस्तों 14वां प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? किसका उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए तृतीय भाग में, बी चतुर्थ भाग में, सी द्वितीय भाग में, डी नवम भाग में। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है, चतुर्थ भाग में। किसमें? चतुर्थ भाग में। चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ बता देता हूं। दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के न्यूनतम तत्व होते हैं। किसके न्यूनतम तत्व होते हैं? जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के न्यूनतम तत्व होते हैं। दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है ये सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। किसके संविधान में? आयरलैंड के। आयरलैंड के संविधान में सबसे पहले लागू किए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये वे तत्व होते हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के विकास के साथ में ही विकसित हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? आयरलैंड में। कहाँ लागू किया गया था? आयरलैंड में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था, किस देश के संविधान में लागू किया गया था? तो आपको आयरलैंड पे टिक करना होगा, आयरलैंड पर। ठीक है दोस्तों, किस पर टिक करना होगा? आयरलैंड पर। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में क्या शामिल किया गया है? नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। जो अनुच्छेद 36 से 51 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, कौन सा भाग? जो भाग 3 है और 4 है, भाग 3 तथा 4, भाग 3 और जो 4 है इसको क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा और चेतना। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा और आप आंसर तो जान ही गए होंगे कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 15वें प्रश्न पे। देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 3, बी 2 बार, सी 1, डी कभी नहीं। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1 बार। मतलब संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? 1 बार। दोस्तों जो उद्देशिका होती है
इसे संविधान का सार माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे संविधान का सार माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो उद्देशिका होती है, उद्देशिका यह बताती है कि जो संविधान होता है वह जनता के लिए तथा जनता ही क्या है? अंतिम संप्रभु है। क्या है? अंतिम संप्रभु, अंतिम संप्रभु है। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं 16वां प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। ऑप्शन ए संविधान, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सरकार। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, संविधान। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, संविधान। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। क्या होता है? भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों। और भारत में ये क्या कराता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के क्या कराता है? चुनाव कराता है। ठीक है दोस्तों। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री सुशील चंद्र जी। कौन है? श्री सुशील चंद्र जी। ठीक है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2,50,000। ठीक है दोस्तों। तो मुख्य चुनाव आयोग का वेतन कितना होता है? 2,50,000। इनकी कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। और अधिकतम उम्र कितनी होगी? 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं 17वां प्रश्न। दोस्तों 19वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 360। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब हम ध्यान दे लेते हैं कि अदर्स ऑप्शन क्यों गलत हैं। अनुच्छेद 356 जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दिया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 356 में। ठीक है दोस्तों। तो क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि क्या है अनुच्छेद 352 में क्या होता है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 352 होता है, इसमें यदि युद्ध या कह सकते हैं बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत को क्या किया जाता है? संपूर्ण भारत या कह सकते हैं देश के किसी अन्य एरिया में क्या हो जाता है? सुरक्षा से खतरे में हो तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये भी गलत है। अब हम ध्यान दे लेते हैं अनुच्छेद 360 के ऊपर। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 360 होता है, इसमें क्या होता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये भी गलत है। जब देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अब आइए हम ध्यान दे लेते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 20वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ये नहीं पूछा गया कि आपसे कि है, तो नहीं है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कि वह भारत का नागरिक हो। ऑप्शन बी दिया गया है कि वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। ऑप्शन सी दिया गया कि उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। ऑप्शन डी दिया गया कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए जो दिया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, तो भैया जब तक भारत का नागरिक ही नहीं होगा तब कहां से राष्ट्रपति बनने के लायक होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है कि मतलब कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी पर कि वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। हाँ तो ये भी ठीक है, मतलब कि जब तक 35 वर्ष का या 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा तो राष्ट्रपति बनने लायक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी भी आपका सही है।
ऑप्शन सी दिया गया है कि उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों। तो दोस्तों उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, तो हाँ ये भी सही है, आपका ऑप्शन सी भी सही है। और जो ऑप्शन डी दिया गया है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये नहीं अनिवार्य रहता है कि संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका गलत होगा और अदर्स ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी जो होगा वो ऑप्शन गलत है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों 21वां प्रश्न है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए दिया है राज्यों की विधानसभाओं का, बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, सी भारतीय जनता का, डी राजनीतिक दलों का। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मतलब कि जो भारत में लोकसभा होता है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? भारतीय जनता का। भारतीय जनता का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, और जो राज्यसभा होता है वो राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। किसका? राज्यों का। एक तो राज्यों का करता है और एक किसका करता है? संघ शासित क्षेत्रों का। ठीक है दोस्तों, तो जो क्षेत्रों का, अब आप समझ गए होंगे कि जो लोकसभा होता है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जो राज्यसभा होता है वो राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा राज्यसभा होता है इसको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अपर हाउस के नाम से। ठीक है दोस्तों, जो हमारा राज्यसभा होता है इसको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हमारे प्रश्न में यहाँ राज्यसभा की बात तो नहीं ज़्यादा की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बात लोकसभा की जा रही है। तो आइए हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है उसको हम लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी जाने रहिएगा कि जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है उसे हम लोकसभा कहते हैं। दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या यदि आपसे पूछ ली जाए कि कितनी निर्धारित की गई थी, तो कितनी निर्धारित की गई थी? 500 निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? निर्धारित की गई है, 545। ठीक है दोस्तों, पहले कितना था? 500 था और उसके बाद में कितना हो गया? 545। हमारा प्रश्न क्या था कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में जो लोकसभा होता है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जो राज्यसभा होता है वो राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या। 22वां प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया कि वह भारत का नागरिक हो, बी वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, सी राज्यसभा का सदस्य हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब तक भारत का नागरिक नहीं होगा तब तक आगे काम ही नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। ऑप्शन बी दिया है कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। हाँ, तो ये भी होना जरूरी है कि कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। अब ऑप्शन सी दिएगा कि राज्यसभा का सदस्य हो, तो इसका तो अनिवार्य नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य हो ही। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट होगा। और डी ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दो तो आपको मिल ही गए हैं, तब कैसे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो आपका ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही नहीं है। 23वां प्रश्न है कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ऑप्शन ए दिया है कि लोकसभा का सदस्य, बी राज्यसभा का सदस्य, सी संसद का सदस्य, डी कोई भी व्यक्ति। तो दोस्तों जो आपका पूछा गया प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो दिया है कि लोकसभा का सदस्य, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य, ये भी आपका गलत होगा।
जो ऑप्शन सी दिया गया है कि संसद का सदस्य, हाँ भैया बस यही पकड़ लीजिए आप, जो संसद का सदस्य होगा वही मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। अब कोई भी व्यक्ति, ये तो वैसे ही गलत है, कोई भी व्यक्ति कहाँ हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ना ही लोकसभा का सदस्य होगा, ना ही राज्यसभा का सदस्य होगा, बस केवल जब संसद का सदस्य होगा तभी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर होगा। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन बी, राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। सी, राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। ऑप्शन डी, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आइए हम पहले ऑप्शन पे चर्चा करते हैं कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो ये तो हमारे ख्याल से आप भी जानते होंगे कि जो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन ए दिया है ये तो सही दिया है। ऑप्शन बी पर चर्चा करेंगे हम कि राज्यपाल की पदावधि जो होती है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। हाँ तो दोस्तों ऑप्शन बी जो आपका दिया है ये भी सही दिया है कि जो राज्यपाल की पदावधि होती है ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। तो आपका जो ऑप्शन बी भी दिया है ये भी सही है। अब हम ध्यान देंगे ऑप्शन सी पर कि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। तो हाँ, ऑप्शन सी जो दिया है ये भी आपका सही होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल को यदि चाह ले तो उसके पद से क्या कर सकता है, पदच्युत कर सकता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है, बी है और ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और जो ऑप्शन डी दिया गया है इसमें बताया गया है कि राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ऑप्शन बी में ध्यान दिया कि राज्यपाल की जो पदावधि है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। तो जब भैया राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है तो प्रधानमंत्री जी कहाँ से आ गए, तो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन जो डी दिया गया है वो आपका गलत है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन जो डी है वो सही नहीं है। अब हम देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। तो 25वां प्रश्न है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी राज्यपाल को, डी उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए दिया है ये करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। मतलब कि जो राष्ट्रपति होता है वो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का पूरा पूरा अधिकार होता है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे होता है, तो आप तब भी राष्ट्रपति को बताइएगा। किसको बताएंगे आप, राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं 26वें प्रश्न पर। दोस्तों 26वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। ऑप्शन ए दिया है 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 61 वर्ष, डी 58 वर्ष। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कितने वर्ष, 65 वर्ष। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। कि भैया 65 वर्ष हो गया, आपकी उम्र सीमा समाप्त, मतलब खत्म हो गई, तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं कितने वर्ष पर, 65 वर्ष पर। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 65 वर्ष। तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 27वां प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो दोस्तों जान लीजिए कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो मात्र 6 वर्ष के लिए क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए निर्वाचित।
जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष। आइए अब चलते हैं 28वें प्रश्न पर। तो 29वां प्रश्न है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो आपका कानून के समान संरक्षण जो वाक्य है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो मतलब कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अमेरिका जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका। दोस्तों कानून के समान संरक्षण वाक्य का मतलब है कि जो कानून है वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या है? एक समान है। ठीक है दोस्तों, तो यही मतलब है इसका कि जो कानून है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 30वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 315। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर खोजकर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि क्या होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल T10 क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।